नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में दो प्यार, धोखे और हवस की कहानियां हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब हमें रोज एक नई स्टोरी लाने के लिए प्रेरित करता है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव दहेजवा की है, जहां 2024 के सितंबर महीने में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल गांव वालों को बल्कि पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। ये वो समय था जब मानसून की बारिश थम चुकी थी और खेतों में धान की फसल सुनहरी होने लगी थी। दहेजवा गांव, जो अपनी शांत और साधारण जिंदगी के लिए जाना जाता था, उस दिन एक भयावह रहस्य का गवाह बना। गांव के बाहरी छोर पर, जहां एक पुराना फ्लाई ऐश ब्रिक्स कारखाना कई सालों से बंद पड़ा था, उसके पास एक खेत में सुबह सुबह भीड़ जमा हो गई। ये खेत महाराजपुर के एक साधारण किसान का था, जिसने 4 महीने पहले जुलाई की बारिश में अपने खेत में धान की रोपाई की थी। आज वो पहली बार अपनी फसल की कटाई करने के लिए मजदूरों के साथ खेत पर आया था। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और मजदूर हंसिया लेकर धान काटने में जुटे थे। लेकिन जैसे ही वे खेत के एक कोने में पहुंचे, जहां धान की बालियां कुछ ज्यादा ही घनी थी, वहां कुछ ऐसा दिखा कि उनके हाथ रुक गए। पहले तो मजदूरों को लगा कि शायद कोई जानवर की हड्डियां होंगी, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां 3 नरमुंड पड़े थे, जो अब केवल हड्डियां बन चुके थे, और उनके आसपास शरीर की बाकी हड्डियां बिखरी हुई थी। पास में कुछ कपड़े भी थे, छोटे बच्चों के साइज का एक नीला पेंट, एक फटी हुई सफेद शर्ट और कुछ और कपड़े जो औरतों के लग रहे थे। पेंट पर मिट्टी और खून के धब्बे थे और शर्ट पर एक छोटा सा नाम श्याम कढ़ा हुआ था। मजदूर डर से कांपने लगे। कुछ तो चीख पड़े और भागकर किसान को बुलाया। किसान ने देखा तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। खबर फैलते ही गांव में सनसनी मच गई। लोग डर के मारे फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, तो कोई इसे तंत्र मंत्र से जोड़ रहा था। लेकिन हड्डियां साफ तौर पर इंसानी थी और ये बात सबको डरा रही थी। बलरामपुर पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आ गई। ये कोई मामूली मामला नहीं था। थाना प्रभारी, आला अधिकारी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की एक पूरी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति वहां न आए। एफएसएल की टीम ने दस्ताने और मास्क पहनकर जांच शुरू की। उन्होंने हर हड्डी को सावधानी से इकट्ठा किया, मिट्टी के सैंपल लिए और आसपास के पौधों को भी देखा कि कहीं कोई सुराग मिले। फोटोग्राफर ने हर कोण से तस्वीरें ली। शुरुआती जांच में पता चला कि 3 कंकाल थे, 2 महिलाओं के और एक छोटे बच्चे का। एक महिला की उम्र करीब 40 साल थी, दूसरी की 20 साल के आसपास और बच्चे की उम्र 5 से 8 साल के बीच लग रही थी। हड्डियों पर गहरे कट के निशान थे, खासकर गर्दन और सिर के हिस्से में, जो साफ बताते थे कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। लेकिन कंकाल इतने पुराने हो चुके थे कि चेहरों की पहचान असंभव थी। एफएसएल की टीम ने यह भी बताया कि शवों को वहां फेंके हुए शायद 1 महीने से ज्यादा हो चुका था, क्योंकि हड्डियां मौसम और कीड़ों की वजह से काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस ने कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से मिले कपड़ों को, जो गंदे और फटे हुए थे, एक सील्ड बैग में रखा गया। एक जोड़ी छोटे जूते, एक औरत का दुपट्टा और कुछ अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक एसपी ने सख्त आदेश दिए कि इस मामले की तह तक जाना है। आसपास के सभी जिलों, सरगुजा, जशपुर और यहां तक कि झारखंड के गढ़वा और पलामू के पुलिस स्टेशनों को सूचना भेजी गई कि अगर कोई लापता लोगों की रिपोर्ट हो तो उसका मिलान किया जाए। गांव में डर का माहौल था। लोग रात को घर से निकलने से डरने लगे। बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे। कुछ बुजुर्गों ने कहा
कि ये कोई पुराना हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग चुप थे। 2 दिन बाद कुसमी पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई। कुसमी, जो बलरामपुर से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, वहां 1 अक्टूबर को एक शिकायत दर्ज हुई थी। इसमें बताया गया था कि 38 साल की सपना, उसकी 19 साल की बेटी सीमा और 7 साल का बेटा श्याम 26 सितंबर से लापता थे। शिकायत सपना के पति राम प्रसाद ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तुरंत राम प्रसाद और सपना के मायके वालों को बलरामपुर बुलाया। जब उन्हें खेत से मिले कपड़े दिखाए गए तो राम प्रसाद की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से श्याम की शर्ट को छुआ और कहा, "ये मेरे बेटे का है, उसका नाम लिखा है।" सीमा का दुपट्टा और सपना की साड़ी भी परिवार वालों ने पहचान ली। पहचान पक्की हो गई थी। ये सपना, सीमा और श्याम ही थे। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे ताकि वैज्ञानिक पुष्टि हो सके। इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। एसपी ने खुद कमान संभाली और जांच की हर बारीकी पर नजर रखी। पता चला कि सपना के मायके वालों ने 27 सितंबर को कुसमी थाने में मौखिक शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने तब इसे गंभीरता से नहीं लिया। 1 अक्टूबर को राम प्रसाद ने औपचारिक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने झारखंड के एक ठेकेदार आरिफ खान पर शक जताया था। आरिफ कुसमी में ठेकेदारी करता था और सपना के परिवार से उसकी जान पहचान थी, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे एसपी नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया और उनकी जगह इंस्पेक्टर संतलाल आयाम को नियुक्त किया। संतलाल को सख्त आदेश मिले कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस ने जांच तेज की। सपना के घर से दहेजवा तक के रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। कई घंटों की मेहनत के बाद एक पेट्रोल पंप के कैमरे में कुछ दिखा। 26 सितंबर की शाम को एक मोटरसाइकिल पर आरिफ का बड़ा भाई मुख्तार दिखा, जिसके पीछे सपना, सीमा और श्याम बैठे थे। मोटरसाइकिल बलरामपुर की तरफ जा रही थी। नंबर प्लेट से मोटरसाइकिल की पहचान हुई और पुलिस ने तुरंत झारखंड के भंडरिया गांव में छापा मारा। वहां से मुख्तार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मुख्तार पहले तो टालमटोल करता रहा। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो उस दिन कुसमी में था ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई और डीएनए टेस्ट की बात कही तो वो घबरा गया। सख्ती बढ़ने पर उसने आखिरकार कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने सपना, सीमा और श्याम की हत्या की थी। उसका छोटा भाई आरिफ कुसमी में ठेकेदारी करता था और सीमा की खूबसूरती में फंस गया था। आरिफ अपनी सारी कमाई सीमा और उसकी मां सपना पर खर्च करता था, जिससे घर का पैसा बर्बाद हो रहा था। मुख्तार ने कई बार आरिफ को समझाया कि वो पैसे बर्बाद न करे, लेकिन आरिफ नहीं माना। आखिरकार मुख्तार ने फैसला किया कि सीमा को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन पुलिस को शक था। एक अकेला आदमी 3 लोगों की हत्या करके शवों को इतनी सफाई से ठिकाने कैसे लगा सकता था? खेत में शव इस तरह फेंके गए थे कि कोई जानवर भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। पुलिस ने जांच जारी रखी और जल्द ही पता चला कि इस हत्याकांड में आरिफ भी शामिल था। एक स्पेशल टीम बनाई गई जो महाराष्ट्र पहुंची और वहां से आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरी कहानी सामने आने लगी। सपना का परिवार कुसमी में रहता था। राम प्रसाद, सपना का पति, अपने पुश्तैनी काम, मजदूरी और छोटी मोटी खेती से घर चलाता था। परिवार में सपना, सीमा, श्याम और एक और छोटा बेटा था। घर का खर्च तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन बच्चों की छोटी मोटी इच्छाएं, जैसे नए कपड़े, स्कूल की किताबें या त्योहार पर मिठाई, पूरी नहीं हो पाती थी। सीमा, जो अब 19 साल की हो चुकी थी, इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में रंग आए, कपड़े हों, गहने हों और वो उस तंगहाली से निकल जाए। सपना भी, जो अभी भी अपनी उम्र के हिसाब से आकर्षक थी, घर की हालत से परेशान थी।
तभी आरिफ खान किराएदार बनकर उनके पड़ोस में आया। आरिफ झारखंड के गढ़वा जिले से था और कुसमी में सड़क निर्माण का ठेका ले रखा था। वो 30 साल का था, लंबा चौड़ा और हमेशा अच्छे कपड़े पहनता। उसकी मोटरसाइकिल और जेब में पैसे देखकर मोहल्ले की लड़कियां उस पर नजर रखती थी। लेकिन आरिफ की नजर सपना पर थी। वो जानता था कि सपना शादीशुदा है, फिर भी उसने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। कभी सब्जी लाकर देता, कभी बच्चों को टॉफी। सपना को उसकी मदद अच्छी लगती थी, क्योंकि घर में पैसों की तंगी थी। लेकिन आरिफ का मकसद कुछ और था। एक दोपहर वो सपना के घर गया, लेकिन वहां सपना बाहर गई थी। घर में सीमा थी, जो बाहर से लौटकर अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाजा खुला था और आरिफ ने उसे देख लिया। सीमा की खूबसूरती ने उसे पागल कर दिया। उसने तुरंत अपना टारगेट बदल लिया और सीमा को फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने सीमा से दोस्ती शुरू की, उसे छोटे मोटे गिफ्ट दिए, कभी साड़ी, कभी नकदी, कभी बाजार से मिठाई। सीमा को लगा कि ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। वो धीरे धीरे आरिफ के करीब आने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, आरिफ ने सीमा के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। आरिफ दिन में कई बार सपना के घर जाता, सीमा से मिलता और अपने तन की प्यास बुझाता। सपना को सब पता था। वो देखती थी कि आरिफ उसकी बेटी के साथ क्या करता है, लेकिन वो चुप रही। कारण था पैसा। आरिफ परिवार पर खुलकर खर्च करता था। वो कभी किराने का सामान लाता, कभी बच्चों के लिए कपड़े, कभी नकद पैसे दे देता। सपना को लगा कि ये पैसा उनकी जिंदगी आसान कर रहा है, इसलिए वो अनजान बनकर चुप रही। लेकिन ये सब आरिफ के घर वालों को पसंद नहीं था। आरिफ ने अपनी सारी कमाई सीमा और उसके परिवार पर लुटाना शुरू कर दिया। उसने अपने घर गढ़वा में पैसा भेजना बंद कर दिया। उसका बड़ा भाई मुख्तार, जो 35 साल का था और झाड़फूंक का काम करता था, कई बार फोन करके पैसे मांगता। लेकिन आरिफ हर बार बहाना बनाता कि उसकी कमाई कम है। आखिरकार मुख्तार तंग आ गया और खुद कुस्मी आ गया। उसे पता चला कि आरिफ अपनी सारी कमाई सीमा पर लुटा रहा है। उसने आरिफ को खूब डांटा। उसने कहा, लड़कियां मस्ती के लिए होती हैं, पैसे लुटाने के लिए नहीं। घर का खर्च कौन चलाएगा? लेकिन आरिफ को सीमा की खूबसूरती का नशा चढ़ चुका था। वो भाई की बात नहीं सुनता था। उसी दौरान सपना को पता चला कि मुख्तार झाड़फूंक करता है। उसने सोचा कि शायद वह उनके घर की परेशानियां दूर कर सकता है। उसने आरिफ से कहा कि वह अपने भाई को घर लाए। अगले दिन मुख्तार सपना के घर आया। उसने सपना और सीमा को देखा और दोनों की खूबसूरती पर फिदा हो गया। चूंकि सीमा पहले से आरिफ के साथ थी, इसलिए मुख्तार ने सपना को टारगेट किया। उसने पूजा पाठ के बहाने सपना के साथ समय बिताना शुरू किया। वो घंटों सपना के साथ अकेले कमरे में रहता, पूजा के नाम पर कुछ मंत्र पढ़ता और फिर बातें करता। धीरे धीरे उनके बीच भी शारीरिक संबंध बन गए। अब मुख्तार भी आए दिन सपना के घर आने लगा। वो तब आता जब सीमा बाहर होती। सपना को यह सब ठीक लगता, क्योंकि उसे लगता था कि मुख्तार उसकी परेशानियां दूर कर रहा है। लेकिन मुख्तार चालाक था। वो सपना के साथ मस्ती करता, लेकिन पैसे नहीं खर्च करता। साथ ही वो आरिफ को बार बार कहता कि वो सीमा पर पैसे लुटाना बंद करे। आरिफ को पता था कि उसका भाई सपना के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसे सिर्फ सीमा से मतलब था। इस बीच मुख्तार को पता चला कि सीमा के कई और लड़कों के साथ संबंध थे। उसने ये बात आरिफ को बताई, लेकिन आरिफ को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि मुख्तार उसे गुमराह कर रहा है। फिर उसने सीमा की सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब आजमाई। उसने सीमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सीमा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। इससे आरिफ को सच्चाई समझ आ गई। उसे लगा कि सीमा उसे सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही थी।
वो गुस्से और जलन से भर गया। मुख्तार ने भी उसका साथ दिया और कहा कि सीमा और उसका परिवार उनके लिए मुसीबत बन गया है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची, पूरे परिवार को खत्म कर देना। 26 सितंबर की सुबह मुख्तार कुसमी आया। उसने सपना और सीमा से कहा कि वो उन्हें झारखंड के गढ़वा में नेशनल पार्क घुमाने ले जाएगा। सपना को ये आइडिया पसंद आया क्योंकि वो कभी बाहर घूमने नहीं गई थी। सीमा भी तैयार हो गई। श्याम, जो अपनी मां और बहन के साथ बहुत जुड़ा था, जिद करने लगा कि वह भी जाएगा। मुख्तार ने उसे भी साथ ले लिया। वो तीनों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर निकला। रास्ते में एक सुनसान जगह पर आरिफ मिला, जो पहले से इस साजिश का हिस्सा था। वे बलरामपुर के भंडरिया गांव पहुंचे, जहां खेतों के बीच मुख्तार का एक छोटा सा मकान था। घर में कोई और नहीं था। चारों वहां पहुंचे। शाम को मुख्तार ने खाना बनाया, रोटी, सब्जी और चावल। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद सपना ने कहा कि अब वापस चलना चाहिए क्योंकि रात हो रही थी। लेकिन मुख्तार ने कहा, रात हो गई है, अब सुबह चलेंगे। रास्ता सुनसान है, खतरा हो सकता है। सपना मान गई। सीमा को भी आरिफ ने यही कहकर मना लिया। रात गहराने पर दोनों भाइयों ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने एक ही कमरे में सपना और सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, एक दूसरे के सामने। श्याम पास के कमरे में सो रहा था। इसके बाद जब सपना और सीमा गहरी नींद में थी, आरिफ ने एक धारदार चाकू निकाला और सीमा के पेट में जोर से घूम दिया। सीमा की चीख से सपना जाग गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर वार किया। दोनों ने मिलकर सपना की हत्या कर दी। श्याम की नींद चीखों से खुल गई। वो रोते हुए कमरे में आया, लेकिन दोनों भाइयों ने उसे भी नहीं बख्शा। उन्होंने श्याम की भी हत्या कर दी। रात के अंधेरे में तीनों शवों को पास के धान के खेत की नाली में फेंक दिया। घर में खून के धब्बे साफ किए, कपड़े जलाए और फिर दोनों अपने अपने ठिकानों पर लौट गए। लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सका। पुलिस की मेहनत और सीसीटीवी फुटेज ने मुख्तार को पकड़ लिया। उसकी पूछताछ से आरिफ का नाम सामने आया और फिर महाराष्ट्र से आरिफ की गिरफ्तारी हुई। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की कि शव सपना, सीमा और श्याम के थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की शुरुआती लापरवाही सामने आई, जिसके लिए थाना प्रभारी को सजा मिली। दोनों भाई अब जेल में हैं, लेकिन यह कहानी गरीबी, लालच और रिश्तों की जटिलता की एक डरावनी मिसाल बन गई। आज की दूसरी कहानी है लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में भगवानपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां सत्यनारायण अपने परिवार के साथ रहता था। सत्यनारायण लखनऊ कमिश्नरी में अर्दली का काम करता था। उसकी मासिक तनख्वाह और खेती से होने वाली आय से उसका जीवन सुखमय था। उसकी पत्नी कलावती के साथ वो एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था। लेकिन ईश्वर ने उसे एक कमी दी थी, संतान सुख। कई सालों तक कोशिशों के बावजूद कलावती मां नहीं बन सकी। ये कमी उनके दिल में एक गहरी टीस बनकर रह गई थी। एक दिन लंबे विचार विमर्श के बाद सत्यनारायण और कलावती ने फैसला किया कि वे किसी बच्चे को गोद लेंगे। जब ये बात रिश्तेदारों को पता चली, तो कई लोग अपने बच्चों को गोद देने के लिए आगे आए। लेकिन सत्यनारायण और कलावती समझ गए कि रिश्तेदारों का मकसद उनके दुख से सहानुभूति नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति पर नजर थी। वे सोचते थे कि गोद लिया बच्चा सत्यनारायण की संपत्ति का एकमात्र वारिस बनेगा। इस लालच को भांपकर सत्यनारायण ने रिश्तेदारों से बच्चा लेने के बजाय अनाथालय से एक 5 साल के बच्चे दिलीप को गोद लिया। ये बात 22 साल पहले यानी 1995 की थी। सत्यनारायण और कलावती ने दिलीप को अपने बेटे की तरह पाला। उसे अच्छी शिक्षा दी, ग्रेजुएशन तक पढ़ाया और कानूनी तौर पर उसे अपना वारिस बनाया। 14 जून 2012 को दिलीप का विवाह
रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के भक्तिनखेड़ा गांव की राम मिलन की बेटी रागिनी से कर दिया गया। रागिनी दिलीप से 2 साल छोटी थी और उसकी खूबसूरती और सादगी ने सत्यनारायण के घर में नई रौनक ला दी। शादी के बाद कलावती ने घर की सारी जिम्मेदारियां रागिनी को सौंप दी। रागिनी ने धीरे धीरे घर को संभाला और जल्द ही एक बेटे सौरभ को जन्म दिया। पोते की किलकारियों से सत्यनारायण और कलावती का घर खुशियों से भर गया। दिलीप ने भी जुनाबगंज के एक अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी, जिससे सत्यनारायण को सुकून मिला कि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। सत्यनारायण का रिटायरमेंट नजदीक आ रहा था। 2016 में वो रिटायर हो गया। अब उसकी आय पेंशन तक सीमित हो गई थी। पहले कलावती अकेले खेती संभालती थी, लेकिन अब सत्यनारायण भी उसका सहयोग करने लगा। दोनों बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बन गए। लेकिन ये साथ ज्यादा दिन नहीं चला। रिटायरमेंट के 1 साल बाद 2017 की शुरुआत में कलावती बीमार पड़ गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया और कोई दवा या दुआ काम नहीं आई। 10 महीने पहले यानी नवंबर 2016 में कलावती की मृत्यु हो गई। सत्यनारायण के लिए ये एक बड़ा झटका था। बुढ़ापे में अपनी जीवन संगिनी को खोना उसके लिए असहनीय था। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर कलावती की यादों में खो जाता। लेकिन उसे जीना था अपने पोते सौरभ और बेटे बहू के लिए। सौरभ की मुस्कान और उसकी छोटी छोटी शरारतें सत्यनारायण के लिए जीने का सहारा बन गई थी। 12 सितंबर 2017 की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने सत्यनारायण की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 8 बजे थे। रागिनी ने अचानक पेट पकड़कर दिलीप से कहा कि उसे आंतों में मरोड़ हो रही है और शायद उसे शौच के लिए जाना पड़े। दिलीप ने लापरवाही से जवाब दिया, तो जाओ, किसने रोका है? रागिनी ने कहा कि अभी इतनी जरूरत नहीं है, बाद में देखेगी। सत्यनारायण को हर रात 9 बजे शौच के लिए जाने की आदत थी। उस रात भी उसने लोटा उठाया और खेत की ओर निकल गया। ससुर के जाने के कुछ ही देर बाद रागिनी भी पानी का लोटा लेकर निकल पड़ी। लगभग 15 दिन बाद रागिनी घर लौट आई, लेकिन सत्यनारायण नहीं लौटा। दिलीप ने पूछा, तुम तो आ गई, लेकिन पापा कहाँ हैं? रागिनी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं तो दूसरी तरफ गई थी। दिलीप चुप हो गया। रात 11 बजे तक सत्यनारायण नहीं लौटा तो दिलीप टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकला। खेतों में कोई नहीं मिला। गांव में भी सन्नाटा था। निराश होकर दिलीप घर लौट आया और सो गया। 25 सितंबर की सुबह गांव के सुखदेव और जीवन ने दिलीप को जगाकर बताया कि खेत में सत्यनारायण की लाश पड़ी है। दिलीप नंगे पांव दौड़ा और उसके पीछे रागिनी भी सौरभ को गोद में लेकर भागी। खेत में ग्रामीणों की भीड़ जमा थी। सत्यनारायण की लाश देखकर दिलीप फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जब उसने गौर से लाश देखी तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। सत्यनारायण के शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और गले पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटकर हत्या की हो। गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। दिलीप ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना अध्यक्ष निगोहा चैंपियन लाल और सीओ मोहन लालगंज राजकुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश का मुआयना किया। गले के निशान से साफ था कि हत्या गला घोंट कर की गई थी। शरीर पर कई चोटें थी, जो बताती थी कि हत्यारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। पास ही कांच की चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे, जिससे शक हुआ कि हत्यारों में कोई महिला भी शामिल थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिस्थितिजन्य साक्ष्य इकट्ठा किए। चैंपियन लाल की नजर वहां रो रही रागिनी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि रागिनी की एक कलाई में चूड़ियां थी, लेकिन दूसरी में कम थी और टूटी चूड़ियां लाश के पास मिली चूड़ियों से मिलती जुलती थी। चैंपियन लाल ने दिलीप से पूछा, वो कौन है?
दिलीप ने जवाब दिया, मेरी पत्नी रागिनी। यह सुनकर चैंपियन लाल के मन में शक गहरा गया। क्या ससुर और बहू के बीच कोई अवैध रिश्ता था? क्या दिलीप ने दोनों को पकड़ लिया और गुस्से में सत्यनारायण की हत्या कर दी? लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। पुलिस ने रागिनी और दिलीप को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। रागिनी से सख्ती से पूछताछ हुई और कुछ ही मिनटों में उसने सारा सच उगल दिया। रागिनी ने बताया कि शादी के बाद वो ससुराल में अकेलापन महसूस करने लगी थी। सुबह होते ही कलावती खेत पर चली जाती, दिलीप और सत्यनारायण अपने काम पर। घर में अकेली रागिनी बोर हो जाती। तभी मोनू, जो रायबरेली के पाराकला गांव का रहने वाला था और दिलीप की मौसेरी बहन का बेटा था, उनके घर आने लगा। मोनू 26 साल का हैंडसम और बातूनी युवक था। उसकी बातों से रागिनी का समय अच्छा कटने लगा। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी। एक दिन मोनू ने रागिनी से साफ कहा, मामी, मैं अकेला हूं और तुम भी घर में अकेली हो। क्यों न हम एक दूसरे का अकेलापन दूर करें? रागिनी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मोनू ने इसे हामी माना और उसे बेडरूम में ले गया। उस दिन से दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता शुरू हो गया। सत्यनारायण के रिटायर होने के बाद वो ज्यादा समय घर पर रहने लगा, जिससे रागिनी और मोनू को मिलना मुश्किल हो गया। फिर कलावती की मृत्यु हो गई। रागिनी को इससे राहत मिली क्योंकि अब सास की नजर नहीं थी। लेकिन सत्यनारायण को शक हो गया। एक दोपहर उसने रागिनी और मोनू को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने मोनू को अपमानित कर घर से भगा दिया और रागिनी को खूब डांटा। लेकिन रागिनी ने मोनू से रिश्ता नहीं तोड़ा। इसके बजाय उसने मोनू के साथ मिलकर सत्यनारायण की हत्या की साजिश रची। मोनू ने अपने दोस्त राजू पासी को भी इसमें शामिल कर लिया। 24 सितंबर 2017 को हत्या की तारीख तय हुई। रात 9 बजे सत्यनारायण शौच के लिए निकला और रागिनी ने पेट दर्द का बहाना बनाकर उसके पीछे जाने की योजना बनाई। मोनू और राजू पहले से खेत में छिपे थे। जैसे ही सत्यनारायण खेत में पहुंचा, दोनों ने उसे दबोच लिया। सत्यनारायण ने प्रतिरोध किया, लेकिन रागिनी भी वहां पहुंच गई। तीनों ने मिलकर उसे काबू किया। इस दौरान रागिनी की चूड़ियां टूट गई और उसकी कलाई पर खरोंच आई। आखिरकार उन्होंने सत्यनारायण का गला घोंटकर हत्या कर दी। रागिनी की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया अंगूछा बरामद हुआ। 26 सितंबर को रागिनी और मोनू को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। 5 अक्टूबर को राजू भी पकड़ा गया। इस तरह एक विश्वासघात ने सत्यनारायण की जिंदगी खत्म कर दी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।